Hello everyone. Today we will continue with chapter number 3 Equality from book 2 Political Theory. This is the third video lecture of this chapter. In the previous part we have discussed that there are three dimensions of equality: social equality, political equality and economic equality. Fine. So in today's lecture we are going to start from how can we promote equality. हम equality को promote कैसे कर सकते हैं. Student, we have already noted some of the basic differences among the socialists and the liberals. What the socialists want? Socialists want that government should control all the resources and there should be equal distribution of the resources by the government. Fine. On the other hand, liberals want that there should be a feeling of competition. Okay, everything should be based on merit. There should be competition. So, this issue has raised a lot of controversies in the recent year, and we will discuss this issue in the following section. Okay, so first section is establishing formal equality. फॉर्मल मीन्स होता है ऑफिशियल. ऑफिशियल मीन्स मतलब जिसको गवर्नमेंट बना दे. वी कैन से दैट लॉ मेकिंग, कि एस्टिब्लिश करना फॉर्मल इक्वलिटी को. द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ब्रिंगिंग अबाउट इक्वलिटी इज ऑफ कोर्स एंडिंग द फॉर्मल सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी एंड प्रिविलेजेस. जो प्रिविलेजेस का विशेष अधिकार जो दिए जाते थे, जो इनइक्वलिटी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही हैं, उन सब चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा. तभी हम क्या कर पाएंगे, फॉर्मल इक्वलिटी को एग्जिस्ट कर पाएंगे. सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन प्रोटेक्टेड बाय द कस्टम्स एंड द लीगल सिस्टम. जब तक हमारे रीति रिवाज और कस्टम्स इन सब इनइक्वालिटी को प्रमोट करते रहेंगे, तब तक हम सोसाइटी के अंदर फैली हुई इनइक्वालिटीज़ को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कर सकते. फाइन. अगर हम देखें अपने चारों तरफ कि जो पुअर है ना, पुअर पीपल वर नॉट ग्रांटेड द राइट टू वोट इन ए लार्ज नंबर ऑफ द कंट्रीज़. बहुत सारे कंट्रीज़ के एग्जांपल हम देखते हैं कि जो पुअर पीपल है उनको राइट टू वोट जो है वो नहीं दिया जाता. बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जिनको विमेन को भी राइट टू वोट बहुत बाद में मिला है. यूएसए जैसी कंट्रीज़ में भी विमेन को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है. ओके, एंड वुमेन वर नॉट अलाउड टू टेक अप मैनी प्रोफेशंस एंड द एक्टिविटीज़. बहुत सारे प्रोफेशंस, बहुत सारे काम, एक्टिविटीज़ वुमेन को नहीं करने दी जाती. अगर हम बांग्लादेश का एग्जांपल देखें तो बांग्लादेश के अंदर अंडर वाटर जो वर्क है वो विमेन नहीं कर सकती. इसी तरीके से बहुत सारी कंट्री में मैनुअल वर्क नहीं कर सकती. बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर जो ऑयल से रिलेटेड जो वर्क होती हैं वो विमेन नहीं कर सकती. तो बहुत सारे काम में, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में विमेन को प्रोहिबिटेड किया गया है काम करने के लिए. एंड द कास्ट सिस्टम इन इंडिया प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम द लोअर कास्ट फ्रॉम डूइंग एनीथिंग एक्सेप्ट मैनुअल लेबर. अगर हम देखें, भारत के इतिहास को उठाकर देखें तो पहले क्या होता था, वर्ना सिस्टम होता था. और वर्ना सिस्टम के अंदर जो वर्क ऑक्यूपेशन वगैरह होता था पहले से ही डिसाइड होता था. फॉर एग्जांपल, अगर ब्राह्मण का बेटा है तो वो बड़ा होकर ब्राह्मण का ही काम करेगा. ठीक है, वही सब करेगा. या फिर कोई बार्बर का बेटा है तो बड़ा होकर उसका बेटा भी बड़ा होकर बार्बर ही बनेगा. तो इस तरीके से ऑक्यूपेशन जो थे डिवाइडेड थे. और अगर हम लोअर कास्ट की बात करें तो लोअर कास्ट को तो सिर्फ मैनुअल लेबर के अलावा कुछ करने ही नहीं दिया जाता था. उनके हिस्से में सिर्फ मैनुअल लेबर ही आती थी. इन मैनी कंट्रीज ऑल्सो द पीपल फ्रॉम सम फैमिलीज़, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर कुछ फैमिली के लोग ही कुछ बड़ी बड़ी पोजीशंस को जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं. सो दिस इज़ द डिफरेंस इन द सोसाइटी. अब जैसे मैंने बात बताई आपको कि अबोलिशन ऑफ सम प्रिविलेजेस एंड द टाइटल, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 18 के अंदर ये मेंशन है कि अबोलिशन ऑफ टाइटल होना चाहिए. यानी कि जो मिलिट्री टाइटल्स है या फिर एजुकेशनल टाइटल्स हैं उनको छोड़कर कोई भी अपने नाम के सामने, जैसे कि महाराजा, धीराज, ठीक है, या ऐसा भी कुछ शेरशाह, इस तरह के कोई भी टाइटल जो अपने आप को, सूर्य प्रताप, ऐसे कोई भी टाइटल अपने नाम के सामने प्रोहिबिटेड है, नहीं लगाएगा. मतलब अपने आप को इस तरीके से स्पेशल फील नहीं कराएगा. फाइन. And our constitution prohibited discrimination on the ground of religion, race, caste, sex or the place of birth. इन सब चीज़ों में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोहिबिटेड करता है डिस्क्रिमिनेशन को. आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. अब जो राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी है वो भी हमारे जो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स के अंदर मेंशन कर दिया गया था. इसी चीज़ को कि भाई अनटचेबिलिटी को बिल्कुल पूरी तरीके से रिमूव करना है, ख़त्म करना है. ओके, सो मोस्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डेमोक्रेटिक मूवमेंट हैव फॉर्मली एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी
आसानी से इक्वलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो कर लिया एंड कोऑपरेटेड एज ए आइडेंटिकल ट्रीटमेंट बाय लॉ टू ऑल द सिटीजन्स विदाउट एनी रिगार्ड टू देयर कास्ट, रेस, रिलीजन और जेंडर। स्टूडेंट बेसिकली यहाँ पे क्या है कि एस्टिब्लिशिंग फॉर्मल इक्वलिटी में यही बताया गया है कि जब तक हम सोसाइटी के अंदर फैली हुई इन इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म नहीं कर देंगे, जब तक इनके अगेंस्ट में कोई ऑफिशियल लॉ, कोई फॉर्मल इक्वलिटी का लॉ नहीं बन जाएगा, जैसे कि बना भी हुआ है, लेकिन सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर देने से ये काम नहीं चलेगा, तब तक ये चीज़ें हमारे माइंड में वर्क करेंगी। अगर सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी है तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया कि इनइक्वालिटी इस तरीके की नहीं होनी चाहिए, ऑल पीपल आर इक्वल, ठीक है, पॉलिटिकल हमें फ्रीडम मिल गई, पॉलिटिकल इक्वलिटी मिल गई, लेकिन सोशल इक्वलिटी आने के लिए कुछ फॉर्मल इक्वलिटी के लिए एस्टिब्लिश करना पड़ेगा फॉर्मल इक्वलिटी को, ठीक है, एक ऑफिशियल तरीके से उसको एस्टिब्लिश करना पड़ेगा, तभी हम इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। ओके, सो सेकंड थिंग इज इक्वलिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। एज आई टोल्ड यू कि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, यानी कि अब कानून ने कहा है कि ऑल पीपल आर इक्वल, ठीक है, ऑल सिटीजन आर इक्वल ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, रिलीजन, सबके साथ जो है वो समान तरीके से बिहेव किया जाएगा। लेकिन इक्वलिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, लेकिन इक्वलिटी लाने के लिए हमें डिफरेंट ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है तो उसके अंदर सारे, अगर कोई फिजिकल डिसेबल है तो क्या वो भी उसके अंदर पार्ट ले सकता है? तो वो उसके अंदर पार्ट कैसे ले सकता है? अगर कोई आंखों से देख नहीं सकता किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो वो कैसे बैठ सकता है? तब तक गवर्नमेंट उसके साथ कोई डिफ्रेंशिएट ट्रीटमेंट नहीं करेगी या उसको इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराएगी कि वो उस कॉम्पिटिशन में बैठ पाए, तो तब तक कैसे हम इक्वलिटी कह सकते हैं? फाइन, अगर कोई रेस कंपटीशन हो रहा है, किसी रेस कंपटीशन में अगर किसी हैंडीकैप्ड को जो ढंग से चल नहीं पाता, अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है और गवर्नमेंट ने कह दिया कि ऑल पीपल आर इक्वल, इस रेस में जो जीतेगा वही सिकंदर, तो कैसे कैसे वो जो ठीक से चल नहीं पाता है उस रेस में कैसे पार्टिसिपेट करेगा और कैसे कोई पोजीशन होल्ड करेगा? तो ऐसे लोगों के साथ एक स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, एक स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए उनको, ऐसे लोगों को के साथ इक्वलिटी लाने के लिए। सो दैट इज़ वाई देयर शुड बी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट विद डिफरेंट पीपल। अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसेबल पीपल में जस्टिफिली डिमांड स्पेशल रैंप, उनके लिए स्पेशल रैंप होना चाहिए, पब्लिक स्पेस होना चाहिए, ठीक है, उनको इक्वलिटी देने के लिए जो पूरे तरीके से बिल्डिंग्स इस तरह की होनी चाहिए कि वो अगर वो चढ़ नहीं पाता तो इस तरह का रैंप उसके लिए बनाया जाना चाहिए, जैसे हॉस्पिटल्स में बना होता है कि वो उस बिल्डिंग तक आराम से चढ़ जाए, एक व्हील चेयर उसके लिए होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं विमेन की, क्योंकि बहुत सारे लोग हर चीज़ में ये कहते हैं, बहुत सारे लोगों की ये मेंटालिटी होती है कि भाई विमेन हर चीज़ में इक्वल राइट के लिए डिमांड करती हैं, फिर इनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट किस लिए, ठीक है। तो ये चीज़ स्पेशल ट्रीटमेंट वीमेन के लिए भी होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी कॉल सेंटर में रात को काम करने के लिए अगर किसी वीमेन को भेजेंगे तो उसको स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आजकल आए दिन इतने ज़्यादा हरासमेंट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं वीमेन के अगेंस्ट में, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करानी पड़ेगी, या फिर उस ओनर को, कॉल सेंटर वाले जो उसको बुला रहा है। तो अगर हम कोई भी काम अगर विमेन के लिए इस तरह का देते हैं तो उनके लिए उनको उसमें स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे यही समझ में आता है कि स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, चाहे वो मतलब किसी भी तरीके से अगर डिफरेंट, क्योंकि ऑल पीपल आर नॉट इक्वल। अगर हम स्विमिंग कंपटीशन कराते हैं हाथी का और एक मछली का, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं, दोनों के दोनों डिफरेंट हैं, तो वो कैसे स्विमिंग कंपटीशन में पार्ट ले लेंगे? राइट। अगर जैसे मोंकी है, मोंकी जो है वो पेड़ पे फटाक से चढ़ जाएगा, लेकिन दूसरे एनिमल्स तो नहीं चढ़ पाएंगे ना। अगर हम कहें कि सारे एनिमल्स में कंपटीशन है कि कौन पहले पेड़ पे चढ़ेगा, तो ऑब्वियसली जो मोंकी है वो सबसे पहले पेड़ पे चढ़ जाएगा। तो यहाँ से आप समझिए कि डिफरेंट पीपल नीड डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट ट्रीटमेंट, तो तब इक्वलिटी आएगी। इक्वलिटी ऐसे नहीं आएगी कि भाई ठीक है रात को जाना है, चाहे मैन है चाहे विमेन है, आपको रात को जाना ही है। क्यों जाना है? अगर वुमेन के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाती है, तो हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट?
भाई बायोलॉजिकल फिजिकली अगर वो डिफरेंट हैं तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और स्पेशल अगर ट्रीट नहीं किया जाएगा तो इक्वालिटी नहीं आ सकती। इन द सेम वे जो फिजिकल हैंडीकैप्ड पीपल हैं, या जो हमारे डिप्राइव्ड सेक्शन है सोसाइटी के, या फिर दलित क्लास है, उनके साथ भी अगर हम उनको ऊपर उठाने के लिए डिफरेंट बिहेवियर नहीं करेंगे, डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो वहाँ पे इक्वालिटी नहीं आ सकती। तो इक्वालिटी लाने के लिए बेसिकली यहाँ पे यही बताया गया है, इक्वालिटी लाने के लिए कि डिफरेंट ट्रीटमेंट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे विमेन का, कि अगर मैटरनिटी लीव्स अगर किसी भी वर्क प्लेस पे विमेन को मिल रही हैं तो मैन को हमेशा जेलस होती है कि भाई विमेन के मज़े हैं, इनको तो हर जगह लीव मिल जाती है, राइट। तो आप अपने आप को, मैन अगर उस सिचुएशन में अपने आप को रख के देखें, राइट। अगर भगवान ने इस तरह की मैटरनिटी लीव देने के लिए मतलब विमेन को ही इसके लायक बनाया है, तो मतलब मैन को इनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। वाई दे आर सेइंग दिस कि विमेन को क्यों मैटरनिटी लीव मिल रही है। या फिर अगर इक्वल ट्रीटमेंट है, इक्वल ट्रीटमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर एक चाइल्ड को बॉर्न करने का राइट भगवान ने विमेन को दिया है, तो उसकी टेक केयर का राइट तो सिर्फ विमेन को नहीं दिया ना, उसकी टेक केयर का राइट तो दोनों के पास होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से डिफरेंट ट्रीटमेंट अगर होती हैं तो हम इसको इक्वालिटी ही बोलेंगे, तभी सोसाइटी में इक्वालिटी आ सकती है। तब हम डिफरेंट पीपल के साथ, हमारी गवर्नमेंट, हमारी सोसाइटी डिफरेंट बिहेव करे, वही इक्वालिटी है। ठीक है, जैसे ये कह दे बस इसमें सीट के ऊपर लड़ाइयाँ होती हैं आमतौर पे, किसी भी पब्लिक प्लेस पे बहुत सारे मैन ऐसे होती हैं, अगर विमेन खड़ी है तो फिर भी अपनी सीट पे ऐसे फैल के बैठे रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं उठेंगे, राइट। तब कि किसी भी मैन का ये ड्यूटी बनती है, ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो इस तरह का डिफरेंट ट्रीटमेंट वीमेन के साथ करे, क्योंकि फिजिकली दे कांट स्टैंड फॉर ए लॉन्ग टाइम। फिजिकली वो वीक होती हैं मैन से, फिजिकली जो मैन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो वीमेन इतने टाइम तक खड़े नहीं हो सकती। तो ये डिफरेंट ट्रीटमेंट मैन को करनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई इक्वल इक्वल है, वी ऑल आर इक्वल, ठीक है। इक्वल हैं, बहुत सारी चीज़ों में इक्वल हैं, लेकिन अगर फिजिकली हम इक्वल नहीं हैं तो उसके लिए हमें डिफरेंट ट्रीटमेंट डिफरेंट सिटीजन के साथ करनी चाहिए। फाइन, ओके। नाउ थर्ड थिंग इज एफर्मेटिव एक्शन। व्हाट इज दिस एफर्मेटिव एक्शन? एफर्मेटिव एक्शन का मतलब यहाँ पे है कुछ पॉजिटिव थिंग, कुछ मोटिवेशन, कुछ पॉजिटिविटी, ठीक है, पॉजिटिव एक्शन we can say. Then affirmative action can however take many forms, okay, from preferential spending on facilities और disadvantaged communities। जो ये affirmative action है वो यूज़ किया जाता है कुछ ऐसी disadvantages community के लिए, such as हम क्या देती है हमारी गवर्नमेंट, स्कॉलरशिप देती है, ठीक है, कुछ होटल्स के अंदर कुछ स्पेशल कंसिड्रेशन उनको दिया जाता है फॉर एडमिशन्स के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जॉब्स के अंदर, मतलब एक तरीके से कुछ भी मोटिवेशन देना या कुछ भी पॉजिटिव उनको फील कराना, दैट इज़ द एफर्मेटिव एक्शन। इन आवर कंट्री वी हैव अडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑफ कोटाज और रिजर्व सीट, ठीक है, हमारे देश में ये रिजर्वेशन है कि एक तरीके से फैसिलिटी है, एजुकेशन के अंदर भी है, जॉब में भी है, टू प्रोवाइड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाने के लिए डिप्राइव्ड ग्रुप्स को। कुछ हमारे ऐसे डिप्राइव्ड ग्रुप्स हैं सोसाइटी के अंदर, कुछ वंचित जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप हैं, उनको क्या करने के लिए, एक इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट ये स्पेशल स्कीम्स देती है, रिजर्वेशन की फैसिलिटीज़ है, कोटा की फैसिलिटी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और जॉब्स के अंदर जो फैसिलिटी दी जाती है, स्कॉलरशिप की जो फैसिलिटी दी जाती है, राइट। तो ये सब क्या है, एफर्मेटिव एक्शंस हैं जो फैसिलिटी दी जाती है। Okay, so these community who have suffered in the past have been denied equal opportunities, जो काफ़ी सदियों से सफ़र करती आ रही हैं, जिनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली हैं, कैन नॉट बी इमीडिएटली एक्सेप्टेड टू compete विद अदर ऑन इक्वल टर्म्स। तो एकदम से वो कैसे कंपटीशन में आ जाएंगी जिनको सदियों से दबाया गया है, ठीक है, जिनको आगे नहीं उभरने दिया गया, हमेशा से उनको नीचे दबा के रखा गया है। अगर एकदम से उनको ये कह दिया जाए कि आप कंपटीशन में उतर जाइए, तो जिनके एंसेस्टर तक को पढ़ना लिखना नहीं आता, कभी स्कूल नहीं गए, जो एक ऐसे एटमॉस्फेयर में पले बड़े हुए हैं, तो वो कैसे कंपटीशन में पार्ट ले लेंगे। फाइन, तो इस तरीके से हमें एक जस्ट सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए, ओके, देयरफॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ क्रिएटिंग जस्ट सोसाइटी दे नीड टू गिव स्पेशल प्रोटेक्शन एंड हेल्प।
तो ऐसे लोगों को कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन और स्पेशल हेल्प की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है उनको स्पेशल फील कराने के लिए। एंड ऑल्सो स्पेशल असिस्टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव, स्पेशल असिस्टेंस उनको देनी पड़ती है। एक्शन इज़ एक्सपेक्टेड टू द टेम्परेरी और द टाइम बाउंड मेजर्स, तो ये सब चीज़ें उनको देनी पड़ती है। क्रिटिक्स ऑफ द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, particularly policies of the reservations thus invoke the principle of equality और argue against such policies। बहुत सारे क्रिटिक ने इन पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया है। Okay, they contended that any provision of reservation or the quotas for deprived in the admission for the higher education or job is unfair। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि जो तुम ये दे रहे हो ना, ये बिल्कुल अनफेयर है, इसको फेयर आप लोग कह ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई इक्वलिटी होनी चाहिए। भाई इक्वलिटी कहाँ पे है, इक्वल ट्रीटमेंट कहाँ पे है? राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट तो है ही नहीं। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर मेंबर को स्पेशल फैसिलिटी दे दोगे, स्पेशल ट्रीटमेंट दे दोगे, रिजर्वेशन दे दोगे, ठीक है, अगर कोई पुअर है, गरीब है, तो आप उसको इकोनॉमिकली कुछ हेल्प दो, ना कि आप किसी भी कोटा के अंदर रिजर्वेशन देकर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो पीछे रह जाएं, रिजर्वेशन वाले आगे आ जाएं। तो ये चीज़ आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बहुत सारे क्रिटिक्स ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है। दे मेंटेन द रिजर्वेशन एज ए फॉर्म ऑफ रिवर्स रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन एंड दे कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस दैट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी क्वेश्चंस एंड द रिजेक्ट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे क्रिटिक्स ने किए हैं। लेकिन एक तरीके से देखा जाए, एक डिबेट में अगर देखा जाए, तो इस तरह जो सोसाइटी के अंदर यहाँ पे बताया गया है कि भाई सोसाइटी में जिनके साथ शुरू से ही अगर डिस्क्रिमिनेशन होता आया है, अगर हम उस जिनको स्पेशल और इक्वल ट्रीटमेंट, उनके साथ डिफरेंट ट्रीटमेंट होगी तभी इक्वलिटी आएगी ना। तो जब तक हम उनके साथ अलग से डिफरेंट अगर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो इक्वलिटी नहीं आएगी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये चीज़ बड़े सोच समझ के डाली है। हाँ, ये बात अलग है कि उस टाइम पे 10 साल के लिए, 10 ईयर के लिए इनको ऊपर उठाने के लिए डिप्राइव्ड सोसाइटी को ये रिजर्वेशन का प्रावधान डाला था। बाद में इसको टाइम टू टाइम इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, जो भी गवर्नमेंट आती है इस प्रोविज़न को आगे बढ़ाती जाती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर ये दिखती है कि रिजर्वेशन के कोटे में, ठीक है, रिजर्वेशन होनी चाहिए, तो ऐसे कुछ सोसाइटी के ऐसे कुछ सेक्शंस को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं, जो कि जिनके पास जनरल कैटेगरी में है, और बहुत ज़्यादा पुअर पीपल हैं जिनके पास खुद अपने सारे रिसोर्सेज नहीं हैं, भाई वो उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता। या फिर जो हमारे डिप्राइव्ड सेक्शन है, हो सकता है उनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी हो, लेकिन गवर्नमेंट उन्हीं को सारी फैसिलिटी दिए जा रही है। तो अब ये चीज़ यहाँ पे गवर्नमेंट को देखनी पड़ेगी कि किसको इस फैसिलिटी की ज़रूरत है, किसको फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दिया गया है आपके बुक के अंदर कि कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं, अब ये कहते हैं कि रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए अगर कुछ लिमिटेड सीट हैं, और कुछ ऐसे डिप्राइव्ड सेक्शन की किसी फैमिली में से अगर किसी भी पर्सन को चांस मिल रहा है जिसके एंसेस्टर बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर उसको थोड़ा सा भी चांस मिल रहा है आगे बढ़ने का, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोटेक्ट करेगा। उसको क्यों नहीं प्रोटेक्शन देगा? मतलब उसके लिए तो ये हो जाएगा ना कि भाई अगर इतनी सालों के बाद अगर फैमिली में अगर एक कुछ बन जाता है, किसी अच्छी पोस्ट पे चला जाता है, तो उसकी तो 7 पुश्तें ही जो थी वो सुधर जाएंगी आने वाले टाइम में। तो अगर ऐसे डिप्राइव्ड सेक्शन के अंदर थोड़ा सा भी अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोऑपरेट करता है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स अगर उनको मिल रही हैं, यहाँ पे जो दूसरा एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक में वो ये बताता है कि जिनकी 7 पुश्तों से जिनके एंसेस्टर बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, अगर उनको कोई चांस मिल रहा है आगे आने का, आगे बढ़ने का, तो वी शुड कोऑपरेट एंड और कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कोऑपरेट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारी सोसाइटी ने, हमारी गवर्नमेंट ने अगर ऐसा चांस उन लोगों को दे दिया आगे बढ़ने के लिए जिनकी सेंचुरीज से जिन्होंने कभी ऐसी खुशियाँ नहीं देखी, तो इसमें बुराई ही क्या है? या फिर आगे बताया गया है कि वो गरीब बच्चे, ठीक है, वो पुअर बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए, मैनी पुअर चिल्ड्रन इन द रूरल एरियाज और द अर्बन स्लम्स ऑल्सो हैव लिटिल चांस टू अटेंडिंग द स्कूल, एंड इफ दे डोंट गेट एनी चांस, देयर स्कूल्स हैव लिटिल टू ऑफर, देन वुड बी कॉम्प्रीहेबल। तो इस तरीके से क्या होगा, कुछ ऐसी फैसिलिटी अगर उनको प्रोवाइड करा दी जाए, जो बच्चे जो अर्बन स्लम से हैं या फिर रूरल एरियाज से हैं, अगर उनको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा दी जाती हैं स्कूल की तरफ से, जैसे मिड डे मील या कोई और स्कीम्स, तो उनको अगर ऐसा चांस मिल रहा है तो इसमें बुराई क्या है?
इस तरीके से थोड़ी बहुत इनइक्वालिटीज़ को हम कम कर सकते हैं. Inequalities with children enter schools tend to continue to hamper their chances to improve their qualifications. अपनी qualifications को improve करने के chances उनको मिल जाते हैं और get good jobs, और इस तरीके से वो एक अच्छी job ले सकते हैं. And these students face hurdle, और ऐसे बच्चे काफ़ी hurdles को face करते हैं in gaining admissions. ओके, टू एलाइट प्रोफेशनल कोर्सेज. अब बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, IIT है, नीट है, जिसके अंदर बहुत सारे पैसे लगते हैं. फाइन. तो इसके लिए इनको तो चांस ही नहीं मिल पाता, इनके पास तो इतने पैसे होते ही नहीं कि इन प्रोफेशनल कोर्सेज में जा सकें. और अगर थोड़ा बहुत कोटा अगर गवर्नमेंट के रिजर्वेशन से इनको मिल जाता है तो हो सकता है कि शायद किसी ब्रिलियंट बच्चे को चांस मिल जाए. फाइन. तो इस तरीके से दे कैन नॉट कम्पीट ऑन इक्वल टर्म्स विद द मूव प्रिविलेज सेक्शन. लास्ट पैराग्राफ में एग्जाम्पल दिया है विमेन को लेकर, that many of these issues related to the pursuit of equality have been raised by the women's movement. बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो विमेन की सिचुएशन जो है बहुत क्रिटिकल रही है. इन द 19th सेंचुरी ओके, विमेन स्ट्रगल्ड फॉर इक्वल राइट. इक्वल राइट के लिए विमेन ने स्ट्रगल शुरू कर दिए थे. दे डिमांडेड राइट टू वोट, राइट टू रिसीव डिग्रीज इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल्सो राइट टू वर्क. राइट टू वर्क को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वल राइट को आर्टिकल 21 के अंदर डाला गया है, जिसमें ऑल पीपल हैव इक्वल राइट टू वर्क. ओके, तो सिर्फ राइट टू वर्क कह देने से काम नहीं चलेगा. आज भी अगर हम देखें तो डे टू डे की लाइफ में विमेन को स्ट्रगल करना पड़ता है राइट टू वर्क के लिए. काफ़ी पढ़ी लिखी विमेन जो बहुत अच्छी होती है एजुकेशन में, पढ़ने में, बहुत सारी फैमिलीज़ में जो नैरो माइंडेड फैमिलीज़ होती हैं तो वहाँ पर उनको भी घर के अंदर कैद कर दिया जाता है. उनको राइट टू वर्क की पूरी परमिशन नहीं होती, तो कदम कदम पे उनको स्ट्रगल करना पड़ता है काम करने के लिए. ठीक है, तो इस तरह देखते हैं कि विमेन की मूवमेंट निकल के सामने आई है. द सम राइट्स एज द मैन इन द सोसाइटी, सेम राइट एज द मैन आर इंजॉइंग इन द सोसाइटी. हाउ एवर एज दे एंटर द जॉब मार्केट, जैसे वो जॉब मार्केट में एंटर करती हैं, दे रियलाइज्ड दैट वीमेन रिक्वायर्ड स्पेशल फैसिलिटीज़. विमेन को कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़, स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए ही चाहिए इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज दीज राइट. अपने इन सारे इक्वल राइट जो मिले हैं उनको एक्सरसाइज करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल दे रिक्वायर सम प्रोविजंस फॉर मैटरनिटी लीव्स एज आई टोल्ड यू अर्लियर. ठीक है, तो वर्क प्लेस पर कुछ फैसिलिटीज़ उनको चाहिए. विदाउट स्पेशल कंसिडरेशंस ऑफ दीज काइंड दे कुड नॉट सीरियसली compete फॉर जॉब और enjoy a successful professional as well as the personal life. तो इस तरीके से जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था ना कि डिफरेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है. अब विमेन के साथ भी हमेशा से ही डिस्क्रिमिनेशन होता आया है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है. और 18th सेंचुरी में इक्वल राइट के लिए विमेन ने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था. इवन वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ ने तो विमेन को राइट टू वोट तक नहीं दिया था. ये कह के नकार दिया था कि विमेन आर बिजी इन द डोमेस्टिक डोमेन, तो वो उनको नहीं पता बाहर पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, तो दे आर नॉट एबल टू जज कि वोट किसको देना चाहिए किसको नहीं. दैट इज़ वाई दे वर डिनाइड राइट टू वोट. तो विमेन ने काफ़ी स्ट्रगल किया है इक्वेलिटी लाने के लिए और आज भी कर रही हैं. एक कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख देने से काम नहीं चलेगा कि इक्वेलिटी के लिए सोसाइटी को इक्वल बनना पड़ेगा, सोसाइटी को इक्वेलिटी लानी पड़ेगी. फाइन. तो इस चैप्टर में हमने यही समझा कि इक्वेलिटी कहाँ कहाँ ज़रूरी है. सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वेलिटी वर्ड लिख देने से या फिर पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिक इक्वेलिटी का थोड़ा बहुत प्रोविज़न दे देने से इक्वेलिटी नहीं आ जाएगी. सिर्फ पॉलिटिकल इक्वेलिटी देने से नहीं आ जाएगी, सोशल इक्वेलिटी देने से नहीं आ जाएगी. राइट. सोशल इक्वेलिटी लाने के लिए पहले लोगों को खुद इसके लिए जो है वो वर्क करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी.